नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 2,500 से ज्यादा प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीनों में कैद है। अब हर तरफ से एक ही सवाल है कि 3 दिसंबर को क्या होगा। राजनीति में रुचि रखने वाले, चाहे वो मध्य प्रदेश के लोग हों, देश के लोग हों या दुनिया में जो हमारा ये चैनल देखते हैं, जब हमसे बात करते हैं, हमसे संपर्क साधते हैं, तो उनका एक पहला सवाल यही होता है कि मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है। और यदि सबसे ज्यादा दिलचस्पी मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र को लेकर है तो वो ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर है। दरअसल पिछला जो चुनाव था 2018 का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, मध्य प्रदेश विधानसभा का, उसमें ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की थी। और उस समय इस सफलता का श्रेय गया था उस क्षेत्र से आने वाले कांग्रेस के बड़े नेता, जब वो कांग्रेस में होते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को। सरकार 2018 में कांग्रेस की बनी। फिर उसके बाद सरकार का क्या कुछ हुआ, ये सब जो राजनीति में रुचि रखते हैं, उन्होंने, चाहे मध्य प्रदेश के लोगों, देश के हों या दुनिया के लोगों, सभी ने देखा। अब इस बार स्थितियां उलट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत कर चुके थे 2020 में। वे अपने कई समर्थक विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल हो चुके थे और बीजेपी में शामिल होने के बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में लौट आई थी। 2023 का जो चुनाव है, यही एक बड़ी वजह है कि अब सबकी निगाह यदि ग्वालियर चंबल संभाग पर है, राजनीति में रुचि रखने वालों की, तो उसकी बड़ी वजह सिंधिया है। हम आज बात करने जा रहे हैं उसी ग्वालियर चंबल संभाग में ऊंट किस करवट बैठ सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज एक बेहद खास वरिष्ठ मेहमान हैं, जुड़ रहे हैं, बल्कि जुड़ गए हैं। उनका नाम है श्री राकेश अचल। मध्य प्रदेश में उनका लंबा अनुभव है, लगातार पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं। वो उन्होंने बहुत सारे चुनाव, चाहे मध्य प्रदेश हो या देश हो, सारे कवर करते रहे। बहुत सारे चैनलों में वो काम कर चुके हैं, अखबारों में काम कर चुके हैं। साथ साथ उनका अनुभव लेखन में भी है। वे चिंतक हैं, विश्लेषक हैं, विचारक हैं। राकेश जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न ये होगा कि क्या तस्वीर अब बनती दिख रही है। अब ईवीएम मशीन में कैद हैं जो प्रत्याशियों के भविष्य। तो ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को जरूर, क्या कुछ आप देख रहे हैं, आपका जो अनुभव है क्या कुछ कह रहा है, किस तरीके का संभावनाएं आप देख रहे हैं, उस पर पहले प्रकाश डालिए राकेश जी। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, मध्य प्रदेश का जो ये ग्वालियर चंबल इलाका है, ये कैरेक्टर वाइज बिल्कुल अलग इलाका है। जैसे मालवा है, बहुत सॉफ्ट माना जाता है। विंध्य जो है वो बहुत संतुलित माना जाता है, लेकिन ग्वालियर चंबल बहुत एग्रेसिव मिजाज का इलाका है। और यहाँ लोग बात मन में नहीं रखते, तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं। 2020 में आपने देखा कि इसी इलाके में जो बगावत हुई, जो सिंधिया ने जो कांग्रेस का नेतृत्व था उसके खिलाफ बगावत की, तो कांग्रेस की अच्छी खासी सरकार गिर गई थी और कुल 20-22 विधायकों की ताकत पर गिर गई थी। कोई बहुत बड़ी संख्या भी नहीं थी, लेकिन सरकार क्योंकि बहुत कम मार्जिन से बनी थी, इसलिए उसे गिराना बहुत आसान हुआ। और 3 साल के बाद इस अंचल के जो तेवर है, मुझे बिल्कुल बदले हुए दिखाई नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो नजरिया इस अंचल का 2018 में था, वही मुझे इस समय भी दिखाई दे रहा है। और इसकी खास बात यह है कि पिछले 3 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस अंचल में वो जादू नहीं कर पाई जो पिछले 15 साल की उसकी सरकार थी उसमें हुआ। इस समय की सरकार 3 साल लगातार ये जो अतिथि आए थे कांग्रेस से 20 लोग, जो इनकी फौज थी सिंधिया जी की, उसको संभालने में ही लगे रहे। और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता थे, जो मूल नेता थे, उनके मन में जो संतोष था उसको संभालने में लगे रहे। और जब टिकट वितरण की बात आई तो ये संतोष खुलकर के सामने आ गया। और इसका नतीजा है कि इस चुनाव में इसी अंचल में भारतीय जनता पार्टी के कम से कम आधा दर्जन पुराने नेता, जिनकी उम्र हो चुकी है, कोई 81 साल का है, कोई 75 साल का है, वो चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि 2018 का जो परिदृश्य था, उस परिदृश्य से
मामूली सा अंतर इस चुनाव के परिणामों में आएगा। अन्यथा स्थिति यह है कि इस अंचल की जो 34 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से भारतीय जनता पार्टी अगर आधा दर्जन सीटें भी निकाल लेती है तो उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इस समय वातावरण बहुत अच्छा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। देखिए, पिछली बार राकेश जी 34 में से 26 सीटें जीती थी। आप यदि 12 कह रहे हैं तो ये क्या बीजेपी के पक्ष में और सिंधिया को कहीं ताकत देगा, ऐसा आप माना जाए? नहीं नहीं संजीव जी, 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने इतनी 26 सीटें जीती थी, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीती थी। जी, उस कांग्रेस ने चुनाव में कांग्रेस भी ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी कई सीटें, जो सिंधिया के जो समर्थक थे उनके कई समर्थक पराजित भी हुए उपचुनाव में। जो 20 लेके आए थे उसमें से 4-5 लोग तो ऐसे थे, जिसमें एक मंत्री भी थी, हमारी इमरती देवी, इमरती वो देवी। हार गई। और जिस दिल्ली से माननीय केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर जी चुनाव लड़ रहे, उस चुनाव में कांग्रेस हारी, बीजेपी का प्रत्याशी, कांग्रेस जीती, बीजेपी का प्रत्याशी हार हार। गया। तो ये परिदृश्य लगभग वैसा ही है। और इस समय स्थिति यह है कि मान लीजिए आप भिंड जाकर देखिए, तो भिंड में एक मंत्री है हमारे भदौरिया जी। भदौरिया जी की स्थिति यह है कि वहां पर उनकी मांग पर एक पोलिंग सेंटर पर रीपोल कराना पड़ा, क्योंकि वो डरे हुए हैं। वहां पर उनके टिकट का विरोध हुआ और जो पूर्व विधायक थे मुन्ना सिंह भदौरिया, वो पार्टी छोड़कर चले गए। ऐसे ही एक सीट आती है लाहौर से, वहां पर एक बहुत बुजुर्ग आरएसएस के नेता है रसाल सिंह, पूर्व विधायक भी रहे, उन्हें टिकट नहीं मिला, किसी नए लड़के को टिकट दे दिया, तो वो पार्टी छोड़कर वो बागी के रूप में खड़े हो गए। चंबल का दूसरा इलाका मुरैना आता है। मुरैना में पूर्व मंत्री रहे रुस्तम सिंह, पुराने आईपीएस अधिकारी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता है और लालकृष्ण आडवाणी से जुड़े हुए नेता है। जी। उनके बेटे को टिकट नहीं मिला तो वो बागी हो गया। तो ऐसे ये बगावत का जो सिलसिला है ग्वालियर भिंड से शुरू होकर के और आपके गुना तक जाता है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की जो संभावनाएं हैं वो लगातार कम हुई है। ग्वालियर, प्रॉपर ग्वालियर में आप देखेंगे तो पूर्व मंत्री नारायण सिंह के टिकट का भारी विरोध हुआ। उनकी स्थिति बड़ी खराब मानी जा रही है। अब जो मंत्री है भारत सिंह जी, उनके खिलाफ सारे जो ओबीसी के लोग थे वो इकट्ठे हो गए। तो कहा नहीं जा सकता है कि ग्वालियर की जो 6 सीटें हैं उसमें से भारतीय जनता पार्टी को एक सीट जो है वो हासिल हो जाए, और वो लगता है प्रद्युम्न सिंह तोमर शायद जीत जाए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट दिखाई देते हैं। लेकिन बाकी के प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी के उधेड़बुन में, पूर्व मंत्री माया सिंह के महल की प्रत्याशी है, लेकिन उनके खिलाफ कांग्रेस के जो विधायक हैं जो उपचुनाव में जीते थे, सिंधिया के ही प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल को हरा करके जीते थे, इस समय वो बहुत अच्छी पोजीशन में, वो तो दावा कर रहे हैं कि मैं 30,000 वोटों से जीतूंगा। अब यह है कि अगर प्रशासन कुछ गड़बड़ नहीं करता है, जैसा कि आशंका कांग्रेस को लगातार दिखाई दे रही है, जताई भी है, लोग कलेक्टर से जिला निर्वाचन अधिकारियों से भिड़े भी हैं, तो कोई बहुत थोड़ी बहुत चेंज हो जाए। अन्यथा मुझे अभी तक लग रहा है कि 34 में से मुश्किल से 6 या 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। उसमें भी एक मंत्री प्रद्युम्न सिंह की मिल जाएगी, एक मंत्री गृह मंत्री है दतिया में नरोत्तम मिश्रा, उनकी शायद मिल जाए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है, उनके लिए तो प्राण प्रतिष्ठा का प्रश्न था, तो वहां बूथ कैप्टन भी बहुत जोर के हो, तो एक सीट उनको भी मिल जाएगी। और पूर्व मंत्री एदम सिंह कंसाना है, उनकी जीत को लेकर भी मैं आश्वस्त हूँ, क्योंकि मैंने इलाके में जो देखा है उसमें लगता है कि उन्होंने मेहनत की है और जनता का मन है कि वो विधानसभा चुनकर जाए। लेकिन बाकी स्थितियां बहुत खराब है और कांग्रेस के पक्ष में दिखाई देती है। जैसे आपने कहा कि नरोत्तम मिश्रा की सीट पे देश की निगाह है कि वो शायद चुनाव निकालने, उनको फंसा हुआ माना जा रहा था कि वो बड़े कठिनाई में है, तो क्या जादू, कैसे, क्या करिश्मा है वहां पर, किस तरीके का करिश्मा नजर आता है आपको हो जाएगा? देखिए डॉक्टर नरोत्तम जी 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 डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जो है बहुत करिश्माई नेता माने जाते हैं। हम तो उनको शुरू से, जब से वो राजनीति में आए, उन्हें टिनोपाल विधायक कहते थे, फिर टिनोपाल मंत्री कहने लगे। उन जैसा ड्रेसअप मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में किसी के पास नहीं है। नहीं, और निश्चित तौर पर उन्होंने पिछले 2 टर्म में दतिया के लिए बहुत काम किया, वहाँ मेडिकल कॉलेज खुलवाया, वहाँ नए कंस्ट्रक्शन हुए। बावजूद उसके, क्योंकि उन्होंने पूरी दतिया कॉन्स्टिट्यूंसी को अपनी जागीर की तरह इस्तेमाल किया, तो उनका विरोध बहुत बढ़ गया। तो ये इतना बढ़ा कि उनकी भारतीय जनता पार्टी में ही बगावत हो गई
और जो वहां पर नायक साहब है, वो एक युवा नेता है जो लगातार टिकट के दावेदार रहे हैं, वो पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस ने उन्होंने टिकट भी दे दिया था, लेकिन एंड टाइम पर जो पूर्व विधायक थे भारती जी, जो उनके डॉक्टर मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं पेड न्यूज के एक मामले में, तो आज भी पार्टी पेशी कांग्रेस ने अंत में आज उनको भी टिकट दे दिया, और वो भी। आज भी पेशी है उसी जी मामले जी की। जी, तो वो कोई कमजोर। जी हाँ जी हाँ। तो ऐसा लगता है कि वो फंसे हुए हैं, लेकिन मेरी जो अपनी सूचना है उसके हिसाब से डॉक्टर मिश्रा ने जहां जहां उनको कमजोरी दिखी थी उसकी भरपाई कर ली है, और वो चुनाव आसानी से निकाल ली है। नहीं, वहां तो जैसे आपने कहा कि वो टिकट काटा फिर भारती को दिया, तो वहां तो कमलनाथ कह रहा है कि दोनों को मंत्री बनाया जाएगा जो अभी चुनाव नहीं लड़े हैं। ये दाव भी नहीं चलता दिखता है आपको? मुझे लगता है कि नहीं चल पाएगा ये दाव। उसकी वजह है कि नरोत्तम मिश्रा में देखिए, वो भले एक नव सामंत की तरह बिहेव करते हैं पार्टी कार्यकर्ताओं से भी और जनता से भी, लेकिन उन्होंने निर्माण की दृष्टि से और रतिया को एक नया स्वरूप देने की दृष्टि से वाकई में बहुत काम किया है, और उसको मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन पार्टी का असंतोष और जनता का जो संतोष है, वो अगर कुछ दोनों मिल गए तो कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कुछ कह नहीं सकते, बड़े बड़े लोग हारे हैं, लेकिन आज की तारीख में मुझे लग रहा है कि वो उनकी नाव पार लग जाएगी। आपने नरेंद्र सिंह तोमर जी का नाम लिया। नरेंद्र सिंह तोमर जी की सीट पर भी न केवल मध्य प्रदेश देश बल्कि ये जो हमारे दर्शक हैं, दुनिया में फैले हुए दर्शक हैं, उनकी भी निगाह है जो मध्य प्रदेश की राजनीति में रुचि रखते हैं। तो वहां क्या, किस तरीके से, आपने जो कहा कि शायद वहां भी कुछ बात बन सकती है, उसके पीछे क्या? अभी तो ये चलते चुनाव में उनके सुपुत्र साहब को लेकर कुछ कथित वीडियोस वायरल हुए जिसपे काफी बवाल मचा हुआ है। कैसे देखते हैं उसको? क्या उसके पीछे, कैसे इसके सबके बाद निकल जाना की स्थिति बन रही है, तो क्या उसके? देखिए संजीव भाई, दिल्ली जो क्षेत्र है वो पिछले 3 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी के पास की है। पहले बीएसपी रही, फिर कांग्रेस रही, फिर कांग्रेस रही, और वहां से जो केंद्रीय मंत्री माननीय तोमर जी है, का कोई कनेक्ट भी पिछले 15 साल से नहीं रहा। हालांकि वो वहां के सांसद है, लेकिन दतिया में मुरैना के सांसद होने के साथ ही उन्होंने कभी दिल्ली के लिए कोई विशेष काम नहीं किया कि उन्हें भविष्य में उन्हें या उनके बेटों को वहां से चुनाव लड़ना होगा। तो जिन परिस्थितियों में उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, उससे भारतीय जनता पार्टी में भारी असंतोष था, क्योंकि वहां दूसरे लोगों की नजर थी। उनका ये मानना था कि तोमर जी तो केंद्र नेता है, 10 साल से केंद्र में मंत्री है, तो अब उन्हें तो वापस यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। और जब वो आ ही गए तो आप देखेंगे कि उनके सजाती लोग ही उनके खिलाफ खड़े हो गए। कांग्रेस के प्रत्याशी तो उनका सजाती था ही, और दूसरे लोग भी एक तौर खड़े हो गए। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पहले से विधायक चुनवा रहे हैं, तो उनकी अपनी जमीन थी, तो इससे तोमर साहब डरे हुए थे, और 20 दिन तक नाम घोषित होने के बाद भी वो इस क्षेत्र में नहीं गए। लेकिन अंत में जब उन्हें लगा कि केंद्रीय नेतृत्व तो अपना निर्णय बदलने वाला नहीं है, तो वो मैदान में गए, और उनने, उनके पूरे परिवार ने, पूरे कुनबे ने, समर्थकों ने मेहनत की। और आप देखेंगे मतदान के दिन वहां पर पूरी ताकत से, बल्कि मैं उस आरोप तो नहीं कह सकता, लेकिन लोगों ने नंगी आंखों से देखा है कि बूथों पर बलात् कब्जे किए गए, लोगों को वोट नहीं डालने दिए गए, लोगों से कहा गया कि वोट दिखा के डालें, नहीं दिखाए के डालेंगे तो फिर उनको परिणाम गंभीर भुगतने पड़ेंगे। और जो खास तौर पर दलित और ओबीसी जो मतदाता है, उनको बहुत परेशान किया गया। तो स्थितियां उन्होंने अपने अनुकूल ढालने की कोशिश की है, और शायद उनकी प्रतिष्ठा बच जाए, और जो वीडियो वायरल उनके बच्चों के खिलाफ हुए हैं वो उतना असर वहां न दिखा। ये तो हुई दो कद्दावर नेताओं की बात, लेकिन सिंधिया समर्थक कई सारे मंत्री हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी स्थिति क्या नजर आ रही, क्या निकल कर आ पाया है जो आपने खंगाला होगा, जो एक हम तलाश करने की कोशिश करते हैं, उसमें क्या कुछ निकल कर आ रहा है? कई सारे, आपने प्रद्युम्न सिंह तोमर का नाम ले दिया, लेकिन बाकी और भी हैं जिनको टिकट वहां मिले हैं, दोहराया गया है, उनकी स्थिति क्या है? अब देखिए, सिंधिया जी ने तो बहुत कोशिश की थी कि जितनी उनकी पुरानी टीम थी 20-22 लोगों की, वो वापस उन्हें मिल जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद वो इस स्थिति में नहीं पहुंचे कि अपने सभी समर्थकों को टिकट दिला पाए। यहाँ तक कि जो मंत्री थे ओपीएस भदौरिया महगांव सीट से, उनका जी टिकट नहीं जी मिला। जी। उनकी और जो अपना डबरा सीट है, आरक्षित सीट है,
वहां पर इमरती देवी को टिकट तो मिल गया, लेकिन वो बहुत उनकी स्थिति पहले जैसी अब नहीं रही है। यही स्थिति भितरवार में उनके एक समर्थक है मोहन सिंह राठौर, वो लड़ रहे हैं। उनकी स्थिति में अचानक तब्दीली थोड़ी सी आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक थे ब्रिजेंद्र तिवारी, उन्होंने बगावत की और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन उनका निर्णय इतना लेट आया कि उसका फायदा सिंधिया समर्थक जो प्रत्याशी थे उसको मिल पाएगा, इसमें संशय है। और लाखन सिंह जो वहाँ पिछले 3 4 5 बार कांग्रेस के विधायक के रूप में जीतते आ रहे हैं, और उनका जो रास्ता कठिन हो रहा था शायद आसान हो जाए। तो ये जो स्थिति ग्वालियर में है वही स्थिति शिवपुरी में है, वही गुना में है। तो सिंधिया जी का दरअसल क्या है, वो एक पैन स्टेट लीडर के तौर पर अच्छे भाषण देने के लिए, भीड़ को आकर्षित करने के लिए तो काम में आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन वो लोगों को अपने दम पर जिता के ले आए, ये कहना मुश्किल हो गया है। हालांकि सिंधिया जी ने बहुत कोशिश की है अपने समर्थकों के लिए, और वो ग्वालियर से लेके बुंदेलखंड में गोविंद सिंह के लिए भी गए, और मालवा में तुलसी सिलावट के लिए भी गए। ऐसे उनके बहुत से समर्थक हैं, करीबन 1.5 दर्जन समर्थक हैं, 20 तो नहीं, 20 15 या 16 समर्थक है। तो उनमें से मुझे लगता है कि कम से कम 11 12 लोग तो जीती है। राकेश जी, जो ग्वालियर चंबल संभाग है, यहाँ बसपा का भी अपना एक अलग रोल रहता आया है। वो कहीं ना कहीं एक वोट काटू पार्टी के तौर पर अब बनी हुई है। पहले जीता भी करती थी, कुछ संभावना अभी भी निकल कर आती है कहीं कुछ कमाल वो कर जाए। उसे कैसा देख रहे हैं कि वहां बसपा कितना क्या लोगों को नुकसान, और खासकर किसे नुकसान ज्यादा पहुंचा रही है, और कहीं क्या कोई सीट जीतने की स्थिति में बसपा दिखती है आपको, जो अब नतीजे आने वाले हैं उसमें? अभी सुनील जी, बसपा हो समाजवादी पार्टी हो, ये चूंकि उत्तर प्रदेश से लगा इलाका है, तो इसका एक जमाने में अपना वोट बैंक होता था। और आपका कहना सही है कि यहाँ से विधायक भी बसपा के चुने गए, और पिछली विधानसभा में तो समाजवादी पार्टी के विधायक भी भिंड से ही चुने गए थे। चुने गए। लेकिन वो पटवारी कांड में उलझ गए, उनके खिलाफ FIR हो गई, तो नहीं, भारतीय बसपा जनता पार्टी बसपा में वो बसपा शामिल बस हो गए थे एंड टाइम पर। उनको, वो बसपा से थे ना, मैं वो तो बता रहा बसपा हूँ, से। तो उनको टिकट नहीं दिया। और नहीं नहीं नहीं, वो बसपा से आए थे, और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, फिर उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो वापस बसपा में चले गए, और बसपा का टिकट उन्हें मिल गया। ऐसे ही अब जो दिल्ली में बलबीर सिंह दंडोतिया है BSP के, वो BSP के एक जिताऊ कैंडिडेट दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि बसपा यहाँ इस अंचल से एक जमाने में 4 सीटें निकाल चुकी है, लेकिन इस बार मुश्किल से बहुत मुश्किल 2 सीटें उसे मिल सकती है। और अगर सीटें नहीं मिलती हैं तो बसपा की उपस्थिति का फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा, कांग्रेस को उसका नुकसान होगा। जिन सीटों पर बसपा के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, वहां के मतदाताओं को भीतर ही भीतर ये खबर दे दी गई है कि अगर आपको लगता है कि BSP का प्रत्याशी आपको जीतने लायक नहीं है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। तो मुश्किल, मुझे BSP की इस बार इस अंचल में उपस्थिति 1 या 2 सीट से ज्यादा संभावना है। एक बयान बीच चुनाव में आया था, जब शुरुआत हो चुकी थी प्रचार की, तो अमित शाह जी ने एक कहा था, उनका बयान नहीं, पार्टी की बैठक से जुड़ी खबर निकल कर आई थी, जिसमें यह था कि अब छोड़िए आप अपने लोगों को मनाने की जगह आप बसपा और सपा को मदद कीजिए। तो क्या कुछ बसपा सपा की जो मदद की बात थी, उसको कैसे इस चुनाव में आपने कुछ पाया, देखा कि कुछ मदद? क्योंकि ये निकल कर आता है बार बार, ये चीजें आ रही हैं निकल के कि मैनेज करने का प्रयास, और चुनाव में मैनेज करना आम बात है। उसको कैसे देखते, कुछ मैनेज हो पाई है बसपा और सपा बीजेपी से? संजीव जी देखिए, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर को तो किसी को संदेह है नहीं। उनकी आंतरिक जो तालमेल है वो हो चुका है, क्योंकि पिछले 5 साल में मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी के को लेकर के जो स्टैंड अपनाया है, उससे साफ दिखाई देता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में भी लगभग यही हुआ है। लेकिन समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन था, INDI है इंडिया, उसके साथ थी, और उसके साथ कांग्रेस का तालमेल 5 या 6 सीटों को लेकर के शायद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मांगी थी, और वो नहीं हो पाया। तो उसका खमियाजा कुछ सीटों पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी की बहुत ताकत मध्य प्रदेश में है नहीं, उससे ज्यादा तो बहुजन समाज पार्टी के मतदाता है। तो कुछ सीटों पर कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, लेकिन कांग्रेस को ये मालूम है कि कहाँ भरपाई करनी है, तो कांग्रेस ने वो मेहनत शायद कर दी है।
और ग्वालियर चंबल अंचल में तो समाजवादी पार्टी की कोई खास उपस्थिति में मुझे अभी तक चुनाव में जो मैंने दौरे किए कहीं दिखाई दी। एक चीज और थी राकेश जी, बार बार ये निकल कर आया जब सिंधिया जी का प्रवेश हो गया और जब चुनाव बाद तक अभी तक कि वो एक नाराज भाजपा, एक महाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा, तीन भाजपा की बार बार बात हुई। ये तीनों भाजपा एक हो पाए थे या नहीं हो पाए थे? ये नुकसान पहुंचाते दिखे हैं आपको पूरे चुनाव? निश्चित तौर पर ये तो हुआ है। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी में एक नाराज भाजपा उपजी, और उस नाराज भाजपा को ये उम्मीद थी कि पार्टी का हाईकमान जो है उनकी बात को सुनेगा और श्री सिंधिया का जो बढ़ता हुआ कद है उसको रोकेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की लगातार पहुंच बनी रही, यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री ने उनको उनके ही सिंधिया स्कूल में जाकर के जो सार्वजनिक भाषण दिया उसमें उनको अपना क्षेत्रीय दामाद बता दिए, क्योंकि वो गुजरात में ब्याहे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं को लग गया कि सिंधिया के खिलाफ उनकी बात सुनी नहीं जाएगी, और ये टिकट वितरण में भी दिखाई दिया। क्योंकि जो सांसद अपने खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, अपने बच्चों को प्रतिष्ठित करना चाहते थे, तो उन्होंने एक नरेंद्र सिंह के बच्चे की वजह से सारे के सारे जितने मध्य प्रदेश में ऐसे नेता थे उन सबको चुनाव मैदान में उतार दिया, और उनके बच्चों का भविष्य फिलहाल 5 साल के लिए तो अंधेरे में डाल ही दिया है। तो वो नाराजगी इस शाह और भुगतना पड़ेगी, और इससे वो बच नहीं सकते, क्योंकि ये जो जो चोट है बड़ी आंतरिक चोट है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसका दर्द भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो जो रिटायरमेंट के उम्र में आ चुके हैं, जो 60, 65, 70 की उम्र में आ चुके हैं, उन लोगों को लगी है, और वो इसे शायद ही भूल पाए। राकेश जी, जैसा आपने कहा कि नाराज भाजपा भी थी, महाराज भाजपा भी थी और शिवराज भाजपा भी थी, इसके साथ साथ ग्वालियर चंबल ऐसा क्षेत्र रहा है सबसे ज्यादा यदि सिंधिया को लेकर सवाल खड़े करने वाले नेता वहीं से हुए हैं। क्या वो उनका साथ मन से दे पाए होंगे, क्या लगता है? देखिए संजय जी, जो लोग सिंधिया को पसंद नहीं करते थे या जो सिंधिया के खुद के सामंतवाद के खिलाफ थे, उनका मन बदल गया हो ऐसा मुझे नहीं लगता है। हालांकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत कोशिश की, वो अपने जो उस जमाने के प्रबल विरोधी थे राज्यसभा सदस्य प्रभात झा के घर भी होके आए, वो पूर्व मंत्री जो जयभान सिंह पवैया थे उनके घर भी बैठ के आए, उनके रिश्तेदारों की शादियों में भी उपस्थित हुए। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से तो कोशिश की गई कि उनको एक्सेप्ट कर ले भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग दिल से उनका विरोध करते आए हैं वो उनके साथ खड़े हुए होंगे, इसमें मुझे संदेह है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ये मजबूरी है कि वो महल का प्रतिरोध कर नहीं सकते। ये आज की बात नहीं है। आपको अगर मुझे याद दिलाना पड़े तो 1998 में जब माधवराव सिंधिया कांग्रेस के बाहर निकाल दिए गए थे हवाला कायदनामा आने के बाद, और उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था, तब भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिकृत प्रत्याशी को मैदान से हटा दिया था। तो महल के प्रति भारतीय जनता पार्टी का जो लगाव है वो अपनी जगह है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है, बल्कि और प्रगाढ़ हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके दामाद है, और उनका परिवार बहुत वीर रहा है, बहादुर रहा है। उन्होंने 1857 की गद्दारी का जिक्र कभी नहीं किया, जबकि इसी मुद्दे को लेकर के प्रभात झा और पवैया जी लगातार मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उसके पहले माधवराव सिंधिया के खिलाफ अभियान छेड़े रहे। ग्वालियर में तो जो लक्ष्मीबाई बलिदान दिवस का मेला होता है वो इसी विरोध के आधार पर आयोजित किया जाता है पिछले 25 साल से। तो उसमें तो मुझे लगता है कोई स्थिति नहीं बदली है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सिंधिया के साथ जो कांग्रेस के दूसरे लोग थे जिनका सिंपैथी वोट होता था, जो किसी कारण भले ही सामंतवाद के खिलाफ हो, लेकिन कांग्रेस में चूंकि माधवराव सिंधिया 30 साल रहे, 20 साल ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे, तो एक संवेदना जो सहानुभूति का वोट था वो और सिंधिया के हाथ से खिसक गया। तो सिंधिया जी फायदे में नहीं रहे, नुकसान में ही रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भी कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उनकी पार्टी भी दो खानों में बट गई। शिवराज सिंह के जो समर्थक थे वो अपनी जगह है, लेकिन आज भी शिवराज सिंह का यहाँ जो प्रतिनिधित्व नरेंद्र सिंह तोमर करते हैं, उनके समर्थक सिंधिया के कंधे से कंधा लगाकर इस चुनाव में खड़े हुए तो कहीं दिखाई नहीं दिए। सिंधिया जी अकेले जरूर पूरी मेहनत करते रहे, जैसे उस अंचल में आपने देखा होगा कि बिंद में
मालवा में और आपके बघेलखंड में। अकेले जो शिवराज सिंह चौहान ने 160 सभाएं की, उसी तरह से अकेले सिंधिया ने यहाँ भी 50-60 से ज्यादा सभाएं की, लेकिन अकेले। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी का कुनवा कहीं दिखाई नहीं दिया। आपने ये जो कहा, इसमें साथ साथ सिंधिया के खिलाफ जो उन्होंने जो सरकार गिराई कमलनाथ, उसको लेकर क्या जनता के मन को आपने टटोला पाया? वो क्या, वो भी कहीं एक आक्रोश लोगों में है जो ये आज यहाँ जो बीजेपी की फजीयत दिखती है सिंधिया के आने के बाद, तो वो भी कहीं क्या एक कोई वजह देखते मानते हैं कि वो भी रही होगी? देखिए, ये वजह तो सिंधिया के खिलाफ केवल ग्वालियर चंबल अंचल में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में ही है। क्योंकि लोगों का ये मानना है कि जब प्रदेश की जनता ने एक नई पार्टी को जनादेश दिया था, तो उसको इस तरह से अपहरित नहीं किया जाना चाहिए था। और सिंधिया ने चूंकि जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार गिराई, कांग्रेस छोड़ी, उससे उनका जो अतीत था, राजमाता जी जो उनकी दादी है, उनके समय में जो 1967 में भी ठीक इसी तरह से हुआ था। तो लोगों को ये लगने लगा कि ये इस घराने की प्रवृत्ति हो गई है कि इसका जहां अहंकार टकराता है, ये बदले की भावना में आ जाते हैं। चाहे वो 1857 हो, चाहे वो 1967 हो, चाहे 2020 हो। तो इसका असर पड़ा है सिंधिया के प्रति लोगों के मन में। जो न्यूट्रल मतदाता होता है, जो जिसको दलगत राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, उसका मन खट्टा हुआ कि आपने एक चलती हुई सरकार को गिराया, और उसकी वजह से विकास की जो प्रक्रिया थी उसमें बाधा आई। और पिछले 3 साल केवल नारेबाजी में बीत गए, केवल रिश्तेदारी करने में बीत गए कि लाडली लक्ष्मी है और लाडली बहन है और उसको पैसा देना है, उसको देना है। विकास का कोई काम नहीं हुआ। ग्वालियर की आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं, ग्वालियर पिछले 40 साल से एक छोटा सा रोप वे मध्य प्रदेश सरकार से मांग रहा है, जिससे किले पर चढ़ने में आसानी हो जाए। किले पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, लोग वहां तक पहुंच पाए। किले पर एक बहुत बड़ा स्टेट का और एएसआई का म्यूजियम, उसको देख लें। किले पर जो सिंधिया स्कूल है, उसमें सब अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि रोप में हो तो जरा आसानी से चले जाएं, बार बार टैक्सी लेकर न जाना पड़े। लेकिन वो तक नहीं बन पाया। तो इससे इस अंचल में विकास की क्या स्थिति है, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और इसकी नाराजगी का जो असर सिंधिया जी के ऊपर होना चाहिए, वो तो होगा। आपने लाडली बहना का जिक्र किया, क्या लाडली बहना योजना कुछ इस ग्वालियर चंबल में कुछ चलती दिखी है आपको? देखिए, लाडली बहना योजना ग्वालियर चंबल अंचल में चली है, और लेकिन जिस ढंग से मुझे लग रहा था कि 1 करोड़ 31 लाख महिलाएं हैं, और वो पूरा का पूरा एन ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी की तरफ चली जाएगी, तो आप मतदान का जो प्रतिशत देखेंगे, उसमें ये पता चला है कि मुश्किल से आधी महिलाओं ने वोट किया। 75 लाख महिलाओं ने वोट किया। तो 75 लाख में से हमारे अंचल में कितनी महिलाएं हैं, आप अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो लगेगा कि बहुत असरदार नहीं रहा ये जो जुमला था कि बहन आ गई है तो उनको हर महीने। क्योंकि भारत कांग्रेस ने क्या किया कि एन टाइम पर जो संकल्प पत्र अपना बोला, उसमें भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा जितनी भी लाभकारी योजनाएं थी, उसमें अपना ₹1.25 और जोड़ दिया। उन्होंने कह दिया, बहन भाई कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम आपको 3,000 देंगे, ये तो 1,200 ही दे रहे। तो ये इसके लिए उसका असर थोड़ा धीमा हो गया। और जितनी अपेक्षा भारतीय जनता कांग्रेस ने पार्टी ने कांग्रेस कर ने रखी कांग्रेस थी, ने कांग्रेस ने 1500 रुपए देने की बात की, 1500 रुपए कांग्रेस देने वाली। इन ऑल ₹1.25 सब में बढ़ा दिया। वो जिस योजना में जितना पैसा मिल रहा था, उसका उन्होंने सवाया कर दिया। तो उसका जी। भी असर पड़ रहा है। और वो जो परिणाम मिलने चाहिए थे लाडली बहना योजना के, वो शायद भारतीय जनता पार्टी को उतने नहीं मिल पाए। एक ये कहीं जो सिंधिया के समर्थक, कांग्रेसी जो समर्थक थे, हालांकि साथ में आए, बाद में लोगों ने छोड़ दिया, सिंधिया की जो हैसियत कांग्रेस में होती थी, आज वो उस जमाने में खुद जब प्रियंका गांधी दतिया में सभा कर रही थी, तो दो चीजें उन्होंने कहीं वो दर्शाया कि उनका कुछ अहम या उनका जो थोड़ा एरोगेंसी की बात कही, फिर साथ साथ उन्होंने गद्दार भी कहा। तो दोनों को थोड़ा डिस्क्राइब कीजिएगा कि एक तो सिंधिया की बीजेपी में हैसियत जो हो गई है, और दूसरा जो उन्होंने जो प्रियंका गांधी ने उनको संकेतों में वो चीज कही कि पीठ में छुरा भौंका आपके, कितना नुकसान वो और करा उस प्रियंका जी के उस दतिया की सभा ने, और दूसरा जो उनकी जो स्थिति कांग्रेस में थी और जो बीजेपी में, दोनों को।
देखिए, कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया की स्थिति बहुत अच्छी थी और पार्टी के जो हाईकमान होते हैं, प्रियंका गांधी के साथ उन्होंने काम किया, महासचिव के रूप में उत्तर प्रदेश में काम किया, और पारिवारिक संबंध थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है वहां उनकी घुसपैठ है, और उसने जो वायदे किए उनको राज्यसभा भेजा, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, उनका निजी फायदा सब हो रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो हमारे दामाद है, तो उनका निजी नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक राजनेता के रूप में जो कलंक 1857 का था, जिसको धूमिल करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत मेहनत की, वो उस महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाने वाले सिंधिया परिवार के पहले सदस्य बने। लेकिन बावजूद उसके, जब ये सरकार जिस ढंग से कांग्रेस की गिरी और जिस ढंग से कांग्रेस ने इस मुद्दे को फिर से गर्म किया, तो वो जो कहानी 156 साल पुरानी थी वो फिर हरी हो गई है। और उसका नुकसान निश्चित तौर पर नई पीढ़ी जिसने पुराने लोगों को देखा ही नहीं है, वो उसके मन में तो वो असर करती है, और उसका फायदा कांग्रेस को अब मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस में सिंधिया नहीं। 2024 में क्या देख पा रहे हैं आपकी, क्या लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है उसको लेकर कई प्रकार की निकल निकल के बातें आ रही हैं। अभी 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे उसके बाद बहुत सारी चीजें साफ होंगी, लेकिन अभी आज की तारीख में एज ए विश्लेषक आपको क्या नजर आ रहा है कि सिंधिया 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत कर पाएंगे या क्या कुछ? हालांकि फैसला तो पार्टी आलाकमान को लेना है, वो टिकट देगी तब की बात है। आप खुद क्या पा रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि क्या स्थिति बन पा रही, बनने की स्थिति में है चुनाव लड़ने के? उनकी क्या स्थिति बनेगी? देखिए संजीव जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को जहां तक मैं जानता हूँ, उनकी राजनीति को, उनके पिता की राजनीति को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, तो वो ये पिछले दरवाजे की राजनीति करने में यकीन नहीं करते। उनकी इच्छा है कि वो गुना से अगर हार गए छोड़ दीजिए गुना, ग्वालियर में आके चुनाव लड़े, और उस लिहाज से वो यहाँ पर अपनी गोटियां भी बिठा रहे हैं, अपने आप को नए ढंग से स्थापित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि 2024 में वो माननीय मोदी जी से कहकर ग्वालियर से अपना संसदीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ग्वालियर सीट हमेशा से सिंधिया की सीट रही थी। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि सिंधिया परिवार का कोई सदस्य यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा। खास तौर पर जब सिंधिया छोड़कर ग्वालियर गए, जो जयभान सिंह पवैया जब उनके खिलाफ चुनाव लड़े और उनकी विक्ट्री मात्र 25,000 की हो गई और वो पुनः शिफ्ट हो गए। उसके बाद से एक उपचुनाव में 2007 के में, और उसके बाद 2009 के में यशोधरा राजे सिंधिया, उस सिंधिया परिवार की ओर से ये इस ग्वालियर संसदीय क्षेत्र की प्रतिनिधि रही। अन्यथा तो बाहर के लोग हैं। कांग्रेस में जैसे राम सेवक सिंह थे, सिंधिया के समर्थक थे, बाहर के थे। अभी नारायण कृष्ण सेजवलकर है, या इससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर है, महल के बाहर के लोग हैं, महल के समर्थक हैं, लेकिन सिंधिया परिवार के लोग नहीं है। तो सिंधिया चाहते हैं कि जो खोई हुई उनकी विरासत है, जो सीट है, वो उन्हें मिल जाए। तो 100% वो ग्वालियर से चुनाव लड़ेंगे, और जब वो ग्वालियर से चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर आसपास की एक आध सीट को और प्रभावित करेंगे। ग्वालियर चंबल में 4 सीटें होती है, भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर और गुना। तो वो 4 में से 2 सीटों को प्रभावित करेंगे, और ग्वालियर से मेरा जो सूचना है 100% वो ग्वालियर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। एक सवाल ये भी उठा है, अभी जिस दिन मतदान हो रहा था उस दिन सिंधिया ने ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं हूं। कांग्रेस तो उन्होंने मुख्यमंत्री पद की रेस के चलते ही छोड़ी थी। इसे कैसे देखते हैं, इसे क्या डिस्क्राइब कीजिए? संजीव जी, ये गलत धारणा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद की रेस की वजह से छोड़ा। कांग्रेस का जो उस समय का नेतृत्व था, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का, वो सिंधिया को उतना महत्व नहीं दे रहा था जितना कि दिया जाना चाहिए। सिंधिया परिवार का अगर इतिहास उठाकर देखें तो उसने प्रदेश की राजनीति करने में कभी दिलचस्पी नहीं दी। राजमाता सिंधिया थी, वो किंग मेकर बनी रही। उन्होंने 67 में डीपी मिश्रा की सरकार गिराई, लेकिन खुद मुख्यमंत्री बनना चाहती थी, बन जाती, नहीं बनी। माधवराव सिंधिया, जब अर्जुन सिंह को राज्यपाल बना के पंजाब भेजा गया अचानक एक दिन के मुख्यमंत्री पद के बाद, तो 72 घंटे तक लोगों ने दबाव डाला कि वे मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन वे मुख्यमंत्री नहीं बने। वो चाहते थे कि बालेंद्र सिंह को बना दिया जाए। तो इसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया का कोई सपना मुख्यमंत्री बनने का नहीं है। वो केंद्र की राजनीति में ही ज्यादा अपने आप को सहज महसूस करते हैं। लेकिन वो अहंकार, अहम का टकराव था, इस वजह से कांग्रेस छोड़ी।
और अभी भी आज की तारीख में भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से भी आ जाए चुनाव में 3 दिसंबर के बाद, तो भी वो मुख्यमंत्री कदापि नहीं बनेगी, क्योंकि उनकी दिलचस्पी नहीं है। वो केंद्र में जैसे उनके पिता राजनीति करते थे, जैसे उनकी दादी राजनीति करती थी, वैसे राजनीति करना चाहते हैं। वो नंबर 2 पर केंद्र में रहना चाहते हैं, लेकिन नंबर 1 पर मध्य प्रदेश में रहना नहीं चाहते, क्योंकि बड़ा कांटों का ताज होता है मुख्यमंत्री बन के 230 विधायकों को झेलना, फिर 230 के बाद हारे हुए विधायक, फिर पूर्व विधायक, और फिर बड़ा बड़ा एक कठिन काम है जो इतना हेडिक सिंधिया परिवार ले नहीं सकता। अंतिम सवाल करूंगा कि क्या जो 23 के जो नतीजे आने वाले हैं, ये क्या भविष्य तय करने वाले हैं सिंधिया का खासकर? देखिए, अगर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है मध्य प्रदेश में, तो सिंधिया की जो आने वाले दिन है, आने वाले दिनों की राजनीति है, वो एक नई अग्नि परीक्षा से गुजरेगी। एक अग्नि परीक्षा तो 2020 के उपचुनाव हो गए, दूसरी अग्नि परीक्षा 2023 के विधानसभा चुनाव हो गए, और इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आती है तो उन्हें 2024 में प्रतिपक्ष के में रह करके अपने लिए चुनाव लड़ना है। और प्रतिपक्ष में रह के चुनाव लड़ना कितना कठिन होता है, इसका अनुमान आपको हो गई, क्योंकि सत्ता पक्ष में रहते हुए भी जब चुनाव मुश्किल हो जाता है, तो प्रतिपक्ष में तो और टेढ़ी खीर होती है, तो कठिन होगा, निश्चित तौर पर कठिन होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राकेश अचल जी, जो बतला रहे थे कि ग्वालियर चंबल संभाग में ऊंट की करवट क्या हो सकती है। उनका संकेत है कि वहां स्थितियां अच्छी नहीं है। जो नतीजे आने वाले हैं वो 1 दर्जन के आसपास तक सिमट के रह जाए तो आश्चर्य न कीजिएगा, और सिंधिया का भविष्य ये चुनाव सुनिश्चित कर देंगे। और आने वाला जो वक्त है उनके लिए बहुत कठिन हो सकता है। यदि बीजेपी सत्ता में नहीं आती है तो भारी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।